भाई कल रात में रेडिट स्क्रॉल कर रहा था और मुझे वन पीस की एक ऐसी थ्योरी मिली है। भाई पहले मुझे लगा कि ये बंदा पक्का पागल है, लेकिन जैसे जैसे मैंने थ्योरी को आगे पढ़ा वैसे वैसे चीजें कनेक्ट होने लगी। और भाई अगर मैंने कोई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी हो और मैं अपने भाइयों को ना बताऊं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आप देख रहे हो ओताकू सूरज को। अगर आपको वन पीस थ्योरी, एनिमे लोर और क्रेजी फैन डिस्कशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब भाई ये थ्योरी इतनी बड़ी और इतनी क्रेजी है कि मैं इसे 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे डेविल फ्रूट, सी प्रिज्म स्टोन, रेड लाइन और एनिस लॉबी के सीक्रेट की, जबकि पार्ट 2 में हम थ्योरी के सबसे पागलपन वाले हिस्से को कवर करेंगे, जहाँ ईवू, गोरुसे और वन पीस की एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डेविल फ्रूट आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव। थ्योरी की शुरुआत होती है डेविल फ्रूट से। हम सब जानते हैं कि वेगापंक ने हमें बताया था कि डेविल फ्रूट किसी नॉर्मल फ्रूट की तरह काम नहीं करते हैं। ये इंसान की लाइनेज फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लाइनेज फैक्टर बेसिकली वन पीस यूनिवर्स का डीएनए है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग डेविल फ्रूट किसी मैजिकल पावर की वजह से डीएनए को चेंज नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक तरह की रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है जो इंसान के जेनेटिक स्ट्रक्चर को रीराइट कर देती है। और होनेस्टली अगर हम पावर को देखें तो ये बात थोड़ी सेंस भी बनाती है। सोचो, एक बंदा फ्रूट खाता है और उसका पूरा बॉडी रबर का बन जाता है। कोई इंसान लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोई मैग्मा कंट्रोल करने लगता है और कोई अर्थक्वेक क्रिएट कर देता है। नॉर्मल साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई एनर्जी सोर्स डायरेक्टली बॉडी के जीन्स को मॉडिफाई कर रहा हो तो कम से कम ये थ्योरी की एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश तो करती है। थ्योरी यहाँ तक क्लेम करती है कि 2 डेविल फ्रूट खाने पर बॉडी एक्सप्लोर होने की बजाय भी रेडियो एक्टिव ओवरलोड है। 2 अलग अलग पावर को एक ही बॉडी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करती है और शरीर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। और फिर थ्योरी ब्लैकबियर पर भी सवाल उठाती है, अगर सब लोग 2 फ्रूट खाकर मर जाते हैं तो ब्लैकबियर कैसे सर्वाइव कर गया? क्या उसकी बॉडी अलग है? क्या उसने रेडियो एक्टिव को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है, या फिर उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी दुनिया नहीं जानती? लेकिन अगर डेविल फ्रूट रेडियो एक्टिव है तो फिर उनकी पावर को सप्रेस कैसे किया जाता है? और यहीं से थ्योरी का अगला एंगल स्टार्ट होता है, सी प्रिज्म स्टोन। सी प्रिज्म स्टोन के सीक्रेट। वन पीस में एक चीज है जो लगभग हर डेविल फ्रूट यूजर को दर्द देती है, और वो है सी प्रिज्म स्टोन। चाहे वो लूफी हो, एस हो या फिर कोई पावरफुल कैरेक्टर, जैसे ही काइरोसकी उनके कांटेक्ट में आता है उनकी पावर ऑलमोस्ट बंद हो जाती है और उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग सी प्रिज्म स्टोन कोई मैजिकल मटेरियल नहीं, बल्कि एक ऐसा डेंस सब्सटेंस है जो डेविल फ्रूट के अंदर की रेडियो एक्टिव एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। रियल वर्ल्ड में भी रेडियो एक्टिव को रोकने के लिए हैवी मेटल का यूज किया जाता है, और थ्योरी क्लेम करती है कि काइरोसकी भी कुछ ऐसे ही काम करता है। यानी डेविल फ्रूट पावर गायब नहीं होती, बस टेम्परेरी सप्रेस हो जाती है। इसी वजह से मरीन हैंडक्लफ इतने इफेक्टिव होती है। इसी वजह से इम्पल डाउन जैसे प्रेजेंट डेविल फ्रूट यूजर को कंट्रोल कर पाते हैं। थ्योरी के हिसाब से वर्ल्ड गवर्नमेंट को डेविल फ्रूट का सीक्रेट पता है और काइरोसकी उनके पास मौजूद सबसे पावरफुल काउंटर मेजर है। लेकिन भाई अगर एक छोटा सा पत्थर डेविल फ्रूट यूजर को इतना वीक बना सकता है तो सोचो क्या होगा अगर पूरा ओशन ही उसी प्रिंसिपल पर काम करता हो। और यहीं से थ्योरी सच में डेंजरस होना शुरू कर देती है। रेड लाइन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कवर अप। अब तक थ्योरी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब ये कम्प्लीटली इंसेन टेरिटरी में एंटर करती है। थ्योरी के मुताबिक रेड लाइन सिर्फ एक जायंट कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीड डिपॉजिट है और एक ऐसी वॉल जो हजारों साल से ओशन को कंटामिनेट कर रही है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग रेड लाइन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली समुद्र में मिक्स होते रहे हैं और धीरे धीरे पूरे ओशन एक जायंट सप्रेसर बन गया। यानी जब भी कोई डेविल फ्रूट यूजर पानी में गिरता है तो उसकी पावर शट डाउन होने लगती है। इसी वजह से वो स्विम नहीं कर पाता, इसी वजह से उसका शरीर वीक हो जाता है और इसी वजह से डेविल फ्रूट यूजर सी के सामने हेल्पलेस नजर आते हैं। थ्योरी स्काई आइलैंड को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि स्काई आइलैंड का पानी क्लाउड और एटमॉस्फेयर से आता है, इसलिए उसमें कंटेमिनेशन कंपैरेटिवली कम हो सकती है। फिशमैन को लेकर भी थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट देती है। थ्योरी के मुताबिक उनकी रेस ने जनरेशन तक ओशन में रहकर हैवी मेटल को टॉलरेट करना सीख लिया है। अब ऑब्वियसली मांगा में इसका कोई प्रूफ नहीं है। थ्योरी का गोल हर मिस्ट्री को एक एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करना
है, और जब तुम इस एंगल से देखते हो तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ओशन नेचुरली कॉन्टामिनेटेड है तो फिर आज तक वो साफ क्यों नहीं हुआ, और इसका आंसर थ्योरी एनिस लोबी में ढूंढती है। द मिस्ट्री ऑफ एनिस लोबी। वन पीस की दुनिया में बहुत मिस्ट्रीज है, लेकिन एनिस लोबी का जायंट होल सबसे वियर्ड मिस्ट्री में से एक है। वहाँ पानी लगातार नीचे गिरता रहता है, लेकिन कभी फिल नहीं होता, कभी ओवरफ्लो नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता कि वो पानी जाता कहाँ है। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कोई नॉर्मल होल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेन है। एक ऐसा ड्रेन जो नेचुरली ओशन को क्लीन कर सकता था। अगर कंटामिनेटेड वाटर कंटिन्यूअसली उस होल में जाता रहे तो धीरे धीरे ओशन साफ होने लगेगा, और अगर ओशन साफ हो गई तो डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस भी खत्म हो सकती है। थ्योरी क्लेम करती है कि नेचर ओरिजिनली इसी डायरेक्शन में काम कर रही थी, लेकिन किसी ने उस प्रोसेस को रोक दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट थी। यहीं पर थ्योरी गेट्स ऑफ जस्टिस और ट्राई करंट को इक्वेशन में लाती है, और ऑनेस्टली यहीं से थ्योरी सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी वाली फील देने लगती है। हम सब गेट ऑफ जस्टिस को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में जानते हैं। मरीन हेडक्वार्टर, एम्पायर डाउन, एनिस लोबी, ये तीनों लोकेशन इसी सिस्टम से कनेक्टेड है। लेकिन थ्योरी के मुताबिक गेट ऑफ जस्टिस का असली पर्पस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनका असली काम ओशन करंट को कंट्रोल करना है। थ्योरी क्लेम करती है कि ट्राई करंट एक जायंट सेंट्रीफ्यूज की तरह काम करता है, जो कंटामिनेटेड वाटर को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है, यानी ओशन को कभी नेचुरली क्लीन होने ही नहीं दिया जाता। और अगर ये सच हुआ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ हिस्ट्री नहीं छुपा रही है, बल्कि वो पूरी दुनिया के ओशन को कंट्रोल कर रही है। वो एक ऐसे सिस्टम मेंटेन कर रही है जो डेविल फ्रूट यूजर को परमानेंटली वनरेबल रखता है, और ये सब सिर्फ पावर मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन भाई ये थ्योरी के सबसे क्रेजी पार्ट भी नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 में थ्योरी क्लेम करती है कि ईमू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक वॉकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है, और मैरिज शायद एक रॉयल कैपिटल नहीं बल्कि एक जायंट कॉन्टिनेंटल फैसिलिटी हो सकती है। और ऑनेस्टली जब मैंने थ्योरी का ये पार्ट पढ़ा था ना, तब मेरा दिमाग सच में घूम गया था। तो भाई पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग डेविल फ्रूट रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, रेड लाइन पूरी दुनिया को पॉइजन कर रही हो सकती है, और गेट ऑफ जस्टिस शायद जस्टिस के लिए नहीं बल्कि ओशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हो। थ्योरी के अकॉर्डिंग वन पीस का एंडिंग रेड लाइन के डिस्ट्रक्शन, ओल्ड ब्लू की क्रिएशन और डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस को हमेशा के लिए खत्म होने के साथ एंड हो सकता है। यानी अगर ये थ्योरी सच निकली तो लूफी पायरेट किंग नहीं बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया को 800 साल पुरानी कर्ज से आजाद करेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक तुम्हें ये थ्योरी कितनी बिलीवेबल लग रही है, और अगर पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।